हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निशांत स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर, इस उम्मीद के साथ कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ, व्यस्त, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, भाइयों बहनों, आज से हम लोग प्रैक्टिस सेशन शुरू कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेशन क्या होता है कि जैसे जो भी इतिहास, भूगोल या उसके राष्ट्रीय आंदोलन या जो अर्थव्यवस्था से प्रश्न आने हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है और इससे आपके करीब 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। विश्वास मानिए, विश्वास के साथ आप इसको पढ़िए। इसमें मैं आपके अधिक से अधिक नंबर दिलाने का प्रयास करूंगा एक अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। तो शुरू करते हैं, अपना पहला प्रश्न लेते हैं। क्या पहला प्रश्न? हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, राखल दास बनर्जी ने, एस.आर. राव ने, आर.एस. बिष्ट ने। देखिए, अगर आप केवल हड़प्पा सभ्यता पढ़े और उसके बाद आपने आंसर दे दिए तो फिर ये आपका हो सकता है गलत हो जाए। बात क्लियर है? ये हो सकता है तब आप गलत कर दें इसको, क्योंकि देखिए हड़प्पा सभ्यता के विषय में बात करें, क्या अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता के विषय में बात करें, हड़प्पा सभ्यता, तो इसकी खोज जो है वो बेसिकली दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने की थी। क्या? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, ठीक है। ये 1921 में इन्होंने खोज की थी। किस नदी के किनारे? तो ये था रावी नदी के किनारे। क्या? रावी नदी के किनारे। बात अगर आपने केवल हड़प्पा पढ़ा तब, लेकिन यह क्या लिख रखा है? हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज। क्या? लोथल पूछ रखा है, तो लोथल की खोज किस नदी के किनारे हुई थी? भोगवा नदी के किनारे हुई थी। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे हुई थी और ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी एस.आर. राव ने। मतलब अगर ऐसे रंगनाथ राव ऐसे अगर आपको दिख जाए तो आप इनको टिक करेंगे, रंगनाथ राव। बात क्लियर है मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ठीक है। राखल दास बनर्जी ने किसी खोज की थी? तो राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। किसकी? मोहनजोदड़ो की खोज जो है ये राखल दास बनर्जी ने की थी। और कब की थी? तो ये किया था इन्होंने 1922 में। 1922 में किस नदी के किनारे? तो राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज सिंधु नदी के किनारे 1922 में करी थी। उसके बाद बात करते हैं किसकी? एस.आर. बिष्ट की। किसकी? एस.आर. बिष्ट मतलब रविंद्र सिंह बिष्ट। इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने बनमाली की खोज की थी। किसकी? बनमाली की खोज की थी। और बनमाली किस नदी के किनारे स्थित है? रंगोई नदी के किनारे स्थित है। बात क्लियर है? रंगोई नदी के किनारे जो है ये स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? ऑप्शन ए आपका 16 दिन, ऑप्शन बी 18 दिन, ऑप्शन सी 20 दिन, ऑप्शन डी 24 दिन। कौरव और पांडवों के बीच में महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी। महाभारत जो है ये सबसे बड़ा ग्रंथ है, ठीक है। इसकी लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? इसकी लड़ाई कुल चली थी कितने? 18 दिन। 18 दिन तक युद्ध चला था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं जैसे वीडियो के अभी हाल ही में जो जूनियर स्टूडेंट के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि जो है जो अलाई दरवाजा उसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऐसे से प्रश्न आने शुरू हो गए। तो आप इसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए टीईटी में, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या भैया? नागार्जुन कौन थे? एक जैन भिक्षु थे, एक बौद्ध दार्शनिक थे, एक यूनानी शासक थे, इनमें से कोई नहीं। बताइए भैया। तो नागार्जुन जो है यह कुषाण शासक, नागार्जुन जो है ये कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे। किसके? कनिष्क के समकालीन थे, मतलब कनिष्क के दरबारी के भी थे, ठीक है। और इन्होंने जो है इन्होंने शून्यवाद दिया था। नागार्जुन ने शून्यवाद का विचार दिया था, या सापेक्षता का सिद्धांत। क्या? सापेक्षता का सिद्धांत जो है इन्होंने दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। और ये किसके आचार्य थे? ये माध्यमिक दर्शन के आचार्य थे। किसके? माध्यमिक दर्शन के आचार्य थे। माध्यमिक दर्शन के आचार्य थे। बात क्लियर है मेरे भाई? माध्यमिक दर्शन के आचार्य थे। बात क्लियर है? और इसके साथ साथ ये क्या थे? इसके साथ ये क्या थे? यह एक बौद्ध दार्शनिक थे। बौद्ध दार्शनिक थे। बात क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देव नाम प्रिय नाम किसको दिया गया था? हर्ष को, अशोक को, कनिष्क को या चंद्रगुप्त को? बताओ भैया किसको दिया गया था? देखिए जो देव नाम प्रिय है ये अशोक का उपनाम है। किसका? अशोक का उपनाम है, ठीक है। और जो अशोक है ये बेसिकली धम्म के प्रचार के लिए, क्या? धम्म के प्रचार के लिए इसने स्तंभ का निर्माण कहाँ करवाया था? सारनाथ में। कहाँ करवाया था? सारनाथ में इसका करवाया था। सारनाथ क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। क्या है? भारत का
भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। बात क्लियर है। अशोक को और किसके लिए जाना था? अशोक जो है कलिंग युद्ध के लिए जाना जाता है। क्या? कलिंग युद्ध के लिए जाना जाता है, कलिंग युद्ध के लिए। और इसके फेमस है क्या? शिलालेख फेमस है। क्या फेमस है? शिलालेख इसके फेमस हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें राइट आंसर आपका क्या हो गया? इसमें राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर लेते हैं। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? अबुल फजल, तानसेन, बीरबल या टोडरमल? टोडरमल के पास तो राजस्व विभाग था। क्या? राजस्व विभाग था, राजस्व विभाग था। ठीक है, बीरबल मंत्री थे, प्रधानमंत्री टाइप के इनके पास था। ये अपना जो है घूमते टहलते थे, देखते ताकते थे इधर उधर। जो नवरत्न थे उनमें तानसेन जो है ये संगीतज्ञ के रूप में आता। तानसेन जो है ये पूर्व में रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे। ठीक है, और अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी थी? कंठाभरण वाणी विलास, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि जो है इनको दे दी गई थी। इनका जो मूल नाम था, अगर आपसे पूछे मूल नाम, तो भैया इनका मूल नाम था रामतनु पांडे। रामतनु पांडे इनका मूल नाम था। ठीक है, पूछा जाता है, इससे प्रश्न आता है कि इनका मकबरा कहाँ स्थित है। कौन? इनका मकबरा कहाँ स्थित है? तो मकबरा इनका ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पे? ग्वालियर में इनका मकबरा स्थित है। बात क्लियर है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ये 5 प्रश्न आपके इतिहास से थे। ठीक है, चलिए अब ये आपके आंदोलन से हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 28 नवंबर 1884 को, 28 नवंबर 1885 को, 23 नवंबर 1885 को या 28 नवंबर 1885 को। देखिए अगर हम बात करें कि इसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, दरअसल ये इसकी स्थापना आप ऐसे समझिए, इसका इतिहास थोड़ा जान लीजिए। इसकी स्थापना 1884 में, पहले इसका क्या नाम था? पहले इसका नाम था नेशनल यूनियन, इंडियन नेशनल यूनियन इसका नाम हुआ करता था। ठीक है, इंडियन नेशनल यूनियन इसका नाम जो है, ये इसकी स्थापना कौन किया था? A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। हुआ ये कि 28 दिसंबर 1885 को बंबई में 78 लोगों की जो सदस्य संख्या थी, इनको बुलाया गया। और किस कॉलेज में? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में बुलाया गया। और यहीं पर पहली बैठक इंडियन नेशनल यूनियन की हुई, जिसमें दादा भाई नौरोजी ने पहली दफा जो है इसका नाम, जो इंडियन नेशनल यूनियन था, इसका नाम क्या कर दिया गया? इसका इन्होंने सुझाव दिया, इन्होंने कहा इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस INC कर दिया जाए, इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया जाए। और उसके बाद इसी में 28 दिसंबर 1885 को पहली दफा इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। बात क्लियर है? तो इसमें पूछा था सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे आपसे? सबसे पहले अध्यक्ष, और या कांग्रेस पूछा सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है ये इसके पहले अध्यक्ष थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। बात क्लियर है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सबसे युवा अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, अगर ये पूछे सर्वधर्म की मीटिंग जो आगरा में, तो उसकी अध्यक्षता किसने की? तो मोतीलाल नेहरू ने करी थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 दिसंबर 1885 हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्या भैया? महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी मोहम्मद अली, ऑप्शन सी शौकत अली, ऑप्शन डी रहमत अली। बताओ भैया। देखिए अगर हम बात करते हैं किसकी, बाल गंगाधर तिलक, क्या बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु जो हुई थी 1 अगस्त 1920 को हुई थी। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को हुई थी। इन्हीं जो तिलक जी थे, इनको वैलेंटाइन सिरोल ने अशांति का जनक कहा था, और इन्होंने नारा क्या दिया था? इन्होंने नारा दिया स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इनकी जो मृत्यु है वो हो गई 1 अगस्त 1920 को। यहीं से असहयोग आंदोलन जो है शुरू हुआ था। बात क्लियर है? यहीं से जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, उसके बाद जो है आगे चल करके जो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ, तो इसी दिन जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनको कंधा देने के लिए 4 लोग होते हैं। तो इसमें एक तो गांधी जी थे, दूसरे व्यक्ति थे शौकत अली। कौन थे? शौकत अली, ये बहुत बार प्रश्न आया। उसके बाद किचलू जी भी थे, डॉक्टर किचलू, ठीक है, सब डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। तो बेसिकली इनका जो गांधी, शौकत अली और किचलू मिल करके, और अन्य लोग भी थे, इनको बेसिकली 3 नाम इंपॉर्टेंट, गांधी, शौकत अली, किचलू, आप याद रखिएगा। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, शौकत अली, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया था? वी.डी. सावरकर ने, प्रफुल्ल चाकी ने, सचिंद्र सान्याल ने, या रास बिहारी बोस ने? बताओ भैया कौन किया था? देखिए हम बात करें अगर इसकी, सबसे पहले जो ये आपकी यहाँ पे शब्द लिखा अभिनव भारत, जैसे कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, तो उससे पहले उसका नाम जो है इंडियन नेशनल यूनियन था। उसी प्रकार से अभिनव भारत का नाम जो है, अभिनव भारत का नाम पूर्व में क्या नाम था इसका? इसका नाम था मित्र मेला। क्या नाम था? मित्र मेला नाम था। और मित्र मेला की स्थापना किसने करी थी? मित्र मेला की स्थापना जो है 2 व्यक्ति थे, इनमें प्रमुख व्यक्ति, एक तो वी.डी. सावरकर थे। कौन थे? वी.डी. सावरकर थे। और दूसरे व्यक्ति थे गणेश सावरकर। कौन थे? गणेश सावरकर थे। बात क्लियर है? इसकी स्थापना जो मित्र मेला है, इसकी स्थापना हुई थी आपके 1899 में। 1899 में मित्र मेला जो है यह एक गुप्त संगठन था। क्या था? यह एक गुप्त संगठन था। यह एक गुप्त संगठन था मेरे भाई, यह गुप्त संगठन था, जिसका नाम परिवर्तित करके, कब नाम परिवर्तित किया? 1904 में। 1904 में नाम परिवर्तित करके इसका नाम क्या रख दिया गया? अभिनव भारत रख दिया गया, ठीक है। तो सर इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा वी.डी. सावरकर, ठीक है। अब इसमें रास बिहारी बोस की बात करें तो उन्होंने जो है इंडियन नेशनल जो आजाद हिंद सरकार के स्थान में बड़ा योगदान था इनका था, आजाद हिंद फौज को बनाने में। हालांकि जैसे आजाद हिंद फौज की बात करें तो उसमें कैप्टन मोहन सिंह ने उसकी स्थापना करी थी, लेकिन 1942 में जब उसके विघटन की घोषणा वो कर देते हैं, तो उसके बाद रास बिहारी बोस जो है 1942 में जो है ये जो संगठन था आजाद हिंद फौज, उसको आजाद हिंद फौज को सौंप देते हैं आपके जो है सुभाष चंद्र बोस को। और सुभाष चंद्र बोस वहीं से लेकर के आगे बढ़ते हैं और 23 अक्टूबर 1943 को जो है आजाद हिंद सरकार का गठन करते हैं सिंगापुर में। बात क्लियर है? तो देखिए इसमें राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है? किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? पूर्ण स्वराज आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। इसकी बात करते हैं किसकी? करो या मरो का नारा। देखो भैया ये बड़ा, यहां से 1-2 चीज मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं। जो करो और मरो का नारा इन्होंने दिया था, ठीक है। यहां पे देखिए करो या मरो का नारा जो गांधी जी है वो बेसिकली भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने दिया था। कहां पे? भारत छोड़ो आंदोलन। अब भारत छोड़ो आंदोलन थोड़ा सा देख लेते हैं कब शुरू हुआ था। देखिए 7 से 8 अगस्त के बीच में, 7 से 8 अगस्त के बीच में बंबई के ग्वालिया टैंक में, कहां पे? बंबई के ग्वालिया टैंक, बंबई के ग्वालिया टैंक में बैठक हुई। इसको कह सकते हैं वर्धा प्रस्ताव पर पुष्टि, वर्धा प्रस्ताव मतलब क्या? भारत छोड़ो, इंडिया क्वेट, ठीक है, भारत छोड़ो, सब ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो को स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। 7 अगस्त से 8 अगस्त तक मीटिंग के लिए 8 अगस्त को भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो तो वो स्वीकार कर लिया गया। और 9 अगस्त से जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया, ठीक है। अब यहां से 2-3 चीजें आपको बता, जैसे भारत छोड़ो, यहां पे एक शब्द आया भारत छोड़ो, ठीक है, भारत छोड़ो। ये अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा भी इन्होंने दिया था, भारत छोड़ो। और एक क्या नारा दिया? करो या मरो, करो या मरो। यहां से आपसे एक प्रश्न ये आता है कि ये नारा जो है किसने दिया था? कहा तो जो है गांधी जी ने था, दिया भी गांधी जी ने था, लेकिन लिखा किसने था? तो लिखने वाले जो थे वो यूसुफ मेहर अली,
यूसुफ मेहर अली ने इंडिया क्विट, भारत छोड़ो और करो या मरो, डू और डाई, ठीक है, करो या मरो। तो यूसुफ मेहर अली ने ये नारा सुझाया था गांधी जी को, जिसका प्रस्ताव गांधी जी ने ग्वालियर टैंक में जो बैठक हो रही थी उसमें दिया। उसके बाद उसको स्वीकार कर लिया गया और वहीं से महात्मा का ये कहा जाने लगा कि करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने दिया। भारत छोड़ो आंदोलन किसने कहा? अंग्रेजों भारत छोड़ो गांधी जी ने कहा तो गांधी जी ने, लेकिन किसने दिया ये सब? किसने कहने के लिए कहा? यूसुफ मेहर अली ने कहा। वैसे भी करो या मरो का जो नारा है वो बेसिकली अमेरिकी क्रांति से प्रेषित है। अमेरिकी क्रांति में ये नारा दिया गया था कि मारो या आजादी दो, वही से प्रेरित ये नारा था करो या मरो। तो अपना ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा यूसुफ मेहर अली ने इस पे वो किया था, लेकिन अब जो था वो था, ठीक है। तो बेसिकली इसका राइट आंसर तो आपका भारत छोड़ो आंदोलन सही हो जाएगा। इसमें यह पूछा जाता है कभी कभी कि उस वक्त गवर्नर कौन था। अगर आपसे पूछ ले उस वक्त गवर्नर कौन था, तो गवर्नर थे आपके वेवेल। मैं लॉर्ड नहीं लगाऊंगा, वेवेल थे, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछें इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, अगर आपसे पूछ लें प्रधानमंत्री कौन था, तो भैया प्रधानमंत्री उस वक्त चर्चिल था। क्या था? चर्चिल था। ये कहां कब से? 40 से लेकर के 45 तक था। मतलब भारत जो ये कह सकते हैं कि जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, या ये कह सकते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ था और उसके अंत तक यही था। बात क्लियर है? उसके बाद जब 45 में हटता है, उसके बाद की जो सरकार आती है उसी से भारत को आजादी मिलती है। भारत छोड़ो आंदोलन के एक अन्य नाम, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगस्त क्रांति भी इसको बोला जाता है, या इसी को भारतीय स्वतंत्रता की अंतिम महान लड़ाई भी कहा जाता है, ठीक है, जिसको कहा जाता है। इनके साथ जैसे इनके साथ गांधी जी के साथ जो है एक अमेरिकी पत्रकार था लुइस फिशर, ये गांधी जी के साथ हमेशा रहता और जीवनीकार भी गांधी जी का ये था, ठीक है। कांग्रेस का जैसे अब यहाँ पे गुप्त रेडियो, अगर पूछा जाए आपसे गुप्त रेडियो का प्रसारण किसने किया था, तो गुप्त रेडियो का प्रसारण ऊषा मेहता ने किया था। ऊषा मेहता ने किया था। और राम मनोहर लोहिया जो है ये नियमित रूप से रेडियो प्रसारण करते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर हम कभी कभी ये प्रश्न आता है कि गांधी जी को 9 अगस्त को गिरफ्तार कहाँ रखा गया था, तो इनको रखा गया था पूना के आगा खां महल में। गांधी जी को कहाँ रखा गया था? पूना के आगा खां महल में रखा गया था। आगा खां महल में रखा गया था, ठीक है। ये पूछा जाता है आपसे। और उस जैसे कभी कभी ये भी आता है कि जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है कई जगह समानांतर सरकार बनी, जैसे बलिया में बनी चित्तू पांडे के नेतृत्व में, मिदनापुर तामलुक में जो है 1942 में, ये मतलब ये कह सकते हैं कि 1942 से लेकर 44 तक चली सरकार। बिहार में जातीय सरकार की स्थापना हुई। सतारा में जो है वाई चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में जो है सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार रही 1943 से 45 तक। और उसके बाद तलचर उड़ीसा में भी सरकार का गठन हुआ। ये बेसिकली इसी का प्रभाव था, है ना। ये 1919 में होता खिलाफत आंदोलन, दांडी मार्च आपको पता 1930 में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका पूर्ण स्वराज की मांग जो है 1929 में की गई थी, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। इतनी विस्तृत व्याख्या कर रहा हूं कि जब आप विस्तृत व्याख्या सुन लीजिए, उसको लिख लीजिए, और उसके बाद जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो शायद इसमें क्वेश्चन फंस जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला लेते हैं भैया। अगला क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। कब की थी भैया? अभी एक कहानी हम थोड़ी देर पहले इस पर चर्चा किए थे। 21 अक्टूबर 1946, 21 अक्टूबर 1943, 22 अक्टूबर 1943, 23 अक्टूबर 1942 को बताओ भैया इसका क्या राइट आंसर होगा। देखिए बात इसकी करेगा, इसकी बात करते हैं आज सुभाष चंद्र बोस की। इनका देखिए यहां से बेसिकली इसका जो आता है अंतरिम सरकार, या ये कह सकते हैं आजाद हिंद सरकार। तो बेसिकली इसकी कहानी शुरू होती है आजाद हिंद फौज से। आजाद हिंद फौज से इसकी कहानी शुरू होती है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1942 को। नेतृत्वकर्ता कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह जो है इसके नेतृत्वकर्ता थे। लेकिन जापानियों से वैचारिक मतभेद के उपरांत जो है इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी INA, यही इंडियन नेशनल आर्मी का जो है इन्होंने भंग करने की घोषणा कर दी। हालांकि इनको गिरफ्तार कर दिया गया, किंतु रास बिहारी बोस ने, यहाँ पे रास बिहारी बोस ने जो है इनको क्या किया? रास बिहारी बोस ने कहा कि साहब इसमें जो है आप इसको जो आजाद हिंद फौज इसको भंग न करिए, बल्कि इन्होंने रास बिहारी बोस ने कैप्टन मोहन सिंह को बर्खास्त कर दिया। क्या किया? बर्खास्त कर दिया। सीधे इन्होंने कहा कि आप बर्खास्त करते हैं आपको, और बर्खास्त करने के बाद 2 जुलाई को बर्खास्त करते हैं, और 4 जुलाई को जो है ये सौंप देते हैं किसको? ये सौंप देते हैं
जो है आपके सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है, 4 जुलाई 1943 को, 4 जुलाई 1943 को जो है सुभाष चंद्र बोस को जब ये सौंपते हैं तो सुभाष चंद्र बोस जो है इसको INA को जो है सिंगापुर में इसका अलग से गठन करते हैं और यहीं पर 21 अक्टूबर क्या 21 अक्टूबर 1943 को 21 अक्टूबर 1943 को जो है भारत की अस्थायी सरकार मतलब आजाद हिंद सरकार का गठन करते हैं और इसका प्रधान कार्यालय कहाँ खोलते हैं, प्रधान कार्यालय इसका खोलते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है, यूपी पीछे से पूछा गया, इसका प्रधान कार्यालय कहाँ था, इसका प्रधान कार्यालय था रंगून और यहीं से इन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी और ये आपको भूलेगा नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर लेते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। देखिए ये हमारा जो भारत है, ये हमारा जो भारत है, ठीक है, ये हमारा जो भारत है, इसको समझिए, ये हमारा जो भारत है यहीं से सीधे ये जाती है कर्क रेखा। कर्क रेखा मतलब आप ऐसे समझिए ये 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, ठीक है, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश में जो है ये जाती है, ठीक है। कितने राज्यों से जाती है, तो भैया ये 8 राज्यों से जाती है। कहाँ कहाँ से, सबसे पहले आती है गुजरात, क्या गुजरात, उसके बाद आती है आपके राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है, उसके बाद आपकी आती है झारखंड, छत्तीसगढ़ के बाद आती है झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और उसके बाद आता है त्रिपुरा, त्रिपुरा और उसके बाद आता है आपका मिजोरम। बात क्लियर है। ये इन 8 राज्यों से होती, इन 8 राज्यों के कितने जिलों से, 35 जिलों से जो है कर्क रेखा होकर के जाती है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर जाती है पूछा है, तो इसमें भाई साहब उड़ीसा से नहीं जाती है, उत्तर प्रदेश से नहीं जाती है, आंध्र प्रदेश से भी नहीं जाती, बिहार। देखिए अगर हम बात करें यहीं पे, जैसे इसकी बात कर देते हैं तो मानक समय रेखा यहाँ से जाती है, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश यहाँ से मानक समय रेखा गुजरती है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका बिहार हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है भैया, अगला है इनमें से कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है, ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी लूनी, ऑप्शन डी कृष्णा। क्या पूछा है, इनमें से कौन नदी पश्चिम दिशा में बहती है, ठीक है। तो पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी यहाँ पे होना चाहिए कौन सी पश्चिम दिशा में नहीं बहती है, तो पश्चिम दिशा में आपकी जो है नर्मदा, ताप्ती है ना, नर्मदा भी बहती है, साबरमती भी बहती है, लूनी भी बहती है। कहाँ बहती हैं सब, ये सब पश्चिम दिशा में बहती हैं। पश्चिम कौन सी पश्चिम दिशा में नहीं बहती है, ये पूछना चाहिए था। तो इसमें कृष्णा नदी आपका पश्चिम दिशा में नहीं बहती है, ठीक है। पश्चिम दिशा में बहने नदियाँ कौन सी, जैसे नर्मदा हो गया, साबरमती हो गया, एक और लिख लीजिए ताप्ती हो गया, ठीक है, ताप्ती हो गया। फिर उसका माही नदी बहती है इधर साइड, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी, ये 5 नदियां जो हैं ये बहती हैं पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा इन द सेंस क्या होता है, अरब सागर में जाकर गिरती हैं। बात क्लियर है। तो अरब सागर, खंभात खाड़ी ऐसे जाके वहां पे गिरती हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए 13 नंबर चलते हैं। 13 नंबर क्या भैया, पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, गुजरात में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है या आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखिए पैठन जल विद्युत परियोजना, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी का एक अन्य नाम है जायकवाड़ी, क्या जायकवाड़ी, जायकवाड़ी परियोजना, ठीक है। जायकवाड़ी परियोजना यह किस नदी पर स्थित है, तो यह नदी है गोदावरी नदी पर, गोदावरी नदी पर स्थित है। और किस राज्य में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, किस महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, अफ्रीका को, एशिया को, ऑस्ट्रेलिया को या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखो भैया अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें प्यासी भूमि का देश, तो प्यासी भूमि जैसे इसको कहा जाता है सबसे पहले मानव माना जाता है कि यहीं पे जो है पैदा हुए, ठीक है। सबसे पहले मतलब मानव का पालना अफ्रीका को द्वीप को कहा जाता है, ठीक है, मानव का पालना। एशिया को जो है सबसे बड़ा जो द्वीप है एशिया ही है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें अगर, तो ऑस्ट्रेलिया को जो है लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, क्या लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, उसके बाद लैंड ऑफ कंगारू, लैंड ऑफ
कंगारू। उसके बाद आपको यहीं पे लैंड ऑफ गोल्डन WOOL, लैंड ऑफ गोल्डन वूल, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 नाम तो ऐसे हो गए। एक प्यासी भूमि का देश भी किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा मरुस्थल सबसे अधिकतर जगहों पर जो है यहाँ पे जीवन संभव नहीं है, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पे। ग्रेनाडा स्थित है अरेबियन सागर, कैरेबियन सागर, चीन सागर या इनमें से कोई नहीं? बताओ भैया कहाँ स्थित है आपका ग्रेनाडा? अगर ग्रेनाडा की बात करते हैं भैया तो ग्रेनाडा जो है ये दक्षिण पूर्वी कैरेबियन सागर का, किसका? दक्षिण पूर्वी कैरेबियन सागर का, दक्षिण पूर्वी कैरेबियन सागर का क्या है? यह एक द्वीपीय देश है। क्या है? द्वीपीय देश है। बात क्लियर है? ये इसका द्वीपीय देश है मेरे भाई, इसका दक्षिण पूर्वी कैरेबियन सागर का। इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्वी कैरेबियन सागर, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर चलते हैं, इकोनॉमी के प्रश्न। हरित क्रांति आंदोलन कब से शुरू हुआ था? आते हैं इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, भारत के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि यहाँ पे जो भारत के परिप्रेक्ष्य में, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया भारत के परिप्रेक्ष्य में दिया है। ऐसे आप जानेंगे हरित क्रांति का आंदोलन ये 1921 में शुरू हुआ था। और किसने शुरू किया था? इसको शुरू करने वाले जो थे वो नॉर्मन बोरोलॉग थे। और इन्होंने शुरू कहाँ किया था? अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में इन्होंने शुरू किया था। लेकिन भारत की बात हो रही तो भारत में यह आंदोलन जो है 1966-67 में शुरू हुआ था। 1966-67 में यह शुरू हुआ था, ठीक है। इसका जनक कौन थे? भारत में इसके जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। एम.एस. स्वामीनाथन जो इसके जनक माने जाते हैं। और इस जो भारत में हरित क्रांति थी इसका प्रभाव किस पे पड़ा? इसका प्रभाव सर्वाधिक जो है वो गेहूं पर पड़ा था। गेहूं के विकास में सबसे ज्यादा इसका योगदान था। बात क्लियर है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पे। किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ऑप्शन ए 1977, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन डी 1965, ऑप्शन डी 1969। देखो भैया अगर हम बात करते हैं भारत में पहली दफा, वैसे राष्ट्रीयकरण जो हुआ है वो बेसिकली 2 बार हुआ है। कब? एक पहली दफा जो हुआ है ये 19 जुलाई 1969 को हुआ था पहली दफा, ठीक है। कितने बैंकों का हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। और इसमें जो ये तो प्रथम चरण था भैया, क्या था? ये प्रथम चरण था। अगर यहाँ पे आपसे द्वितीय चरण पूछा जाए, क्या द्वितीय चरण अगर आपसे पूछा जाए तो भैया द्वितीय चरण जो है ये आपका 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो अब अगर आपसे पूछे वर्तमान में कुल कितने सरकारी बैंक हैं, तो वर्तमान में भैया अभी कितने? 12 सरकारी बैंक कुल हैं। अभी हाल ही में 2019 में जो 10 बैंकों को विलय किया गया, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा? राष्ट्रीयकरण पहली दफा कब हुआ था? इसके पूछने का मतलब ये है तो पहली दफा हुआ था ऑप्शन नंबर डी 1969 में। बात क्लियर है हमारे भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पे। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1970 में, 1975 में, 1977 में, 1982 में? बताओ भैया नाबार्ड मतलब क्या? नाबार्ड मीन्स होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट ये हो गया, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। और किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? शिवरामन समिति की सिफारिश पर। किसका? शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? नाबार्ड का जो उद्देश्य है वो कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1982, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अब चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। क्या भैया भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पी.वी. नरसिम्हा राव, इनमें से कोई नहीं? बताओ भैया जब भारत में पहली दफा 1991 में आर्थिक सुधार हुआ था तो उस वक्त अगर बात करें पीएम की तो वो थे पी.वी. नरसिम्हा राव। कौन थे? पी.वी. नरसिम्हा
राव थे। और अगर हम बात करें किसकी, फिनेंस मिनिस्टर जो एफएम थे आपके, वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्या थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक है, और आपके इसमें राइट आंसर आपका प्रधानमंत्री पूछा है, 80 हो जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, मतलब वित्त मंत्री। ठीक है, वित्त मंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में नेता थे। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न लेते हैं। वस्तु एवं सेवा कर को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? 1, 2, 3, 4। बताओ भैया। देखिए हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं जीएसटी की। जीएसटी सर्वप्रथम कहाँ लागू की, मतलब ये कह सकते हैं जीएसटी का जनक कौन है? सर्वप्रथम लागू कब हुई? 1954 में। कब हुई? 1954 में। कहाँ पे हुई? फ्रांस में हुई। ठीक है, भारत ने अपनाया कौन सा मॉडल? भारत अपनाया कनाडा मॉडल। क्या? भारत अपनाया कनाडा मॉडल। देखिए जीएसटी की बात करें तो ये बेसिकली 2003 में इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। 2003 में जो है असीम दास गुप्ता जो है ये पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री हुआ करते थे, असीम दास गुप्ता। ठीक है, इनको जो है ड्राफ्ट तैयार करने के लिए इनको अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। किसने? अटल बिहारी वाजपेयी। जीएसटी के जनक भारत में अगर कौन है? जीएसटी के जनक भारत में जीएसटी के जनक जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी है। पूरे देश में अगर जीएसटी के जनक की बात करें तो फ्रांस है। और इसको देखिए, अब यही अटल बिहारी वाजपेयी जीएसटी के लिए जो कौन सी समिति बनाए थे? विजय केलकर समिति। क्या? विजय केलकर समिति बनाए थे। यह समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी जिस पर तत्कालीन सरकार ने विचार भी किया था, लेकिन उस वक्त यही भाजपा की सरकार थी जो उसका विरोध करती थी, लेकिन आज इनका समर्थन कर रही है और इसको लागू भी करा दी। समझ रहे हैं? 2017 में 1 जुलाई 2017 को इसको लागू करा दी। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 101वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको लागू भी करा दी। और इसको लागू करने वाला भारत कौन सा देश है? तो भारत मेरे भाई इसका 161वां देश है। अगर आपसे ये पूछे कि भारत का कौन सा राज्य पहली दफा लागू किया, तो सबसे पहले लागू किया था आपका कौन? सबसे पहले लागू किया था असम। और सबसे बाद में लागू करने वाला राज्य कौन है? जम्मू और कश्मीर है। अगर आपसे ये पूछे कि सेवा दरों कितने घटकों में विभाजित किया गया है, तो इसके 3 घटक हैं। कितने? 3 घटक हैं। कौन से? एक होता है सीजीएसटी, और एक होता है आईजीएसटी, और एक होता है आपका एसजीएसटी की जो स्लैब है उसमें सबसे मैक्सिमम जो वो 20% इनको मिलता है। बात क्लियर है? तो इसमें आप देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आपकी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।